नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कापशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देख रहे हैं कुछ भाव हैं और सूची 2 में ये भाव मतलब रस से संबंधित है कि स्थायी भाव संबंधित है कि संचारी भाव संबंधित है कि अनुभाव संबंधित है, उसी को उसी क्रम में मिलाना है। ए में गर्भ देख रहे हैं, सामने वात्सल रस, अश्रु भी संचारी भाव सामने है, रति सामने अनुभाव है और डी वात्सल सामने स्थायी भाव है। तो इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो देखेंगे कि जो गर्भ होता है ना, गर्भ एक संचारी भाव होता है, ये ध्यान में हमेशा रखिएगा। अश्रु अनुभाव होता है, रति अस्थायी भाव है, डी वात्सल यानी कि वत्सल जो वात्सल रस के अस्थायी भाव है, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी को आप देखेंगे 2, 3, 4, 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 52 है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटिए, यानी कि इनमें से कौन सा एक कथन जो कि असत्य है उसका जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 52 के रूप में। ये उग्रता संचारी भाव है, ये असत्य है। बी कह रहे कि साधारणीकरण रसावाद के बाद की प्रक्रिया, ये सत्य है। सी कह रहे विवाहवाद के विशेषत्व का परिहार साधारणीकरण है। डी कह रहे कि शोक केवल रस का स्थायी भाव है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प बी जो आपका है ना, साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, ये विकल्प बिल्कुल सही जाता है, बिल्कुल सही यही जाता है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है ना, क्योंकि ये असत्य है, साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया नहीं है, यही असत्य है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 53 है कि इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है। ये कह रहे हैं कि आश्रय के साथ सामाजिक का तादाद में हो जाना साधारणीकरण है। बी कह रहे हैं कि साधारणीकरण कब के अनुभूत का होता है, ये है। सी कह रहे हैं कि साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, या डी साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प ये आपका जवाब सही होगा कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो आश्रय के साथ सामाजिक तादाद में हो जाना साधारणीकरण है। सामाजिक, और देखिए विश्व में क्या होता है ना, सामाजिक का साधारणीकरण होना चाहिए। तो ऐसे क्लू बनाना है कि आश्रय के साथ सामाजिक का तादाद में हो जाना साधारणीकरण है। ठीक है, चलिए। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 54 है कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है ना। अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो कह रहे हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है, और आपका जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, व्यंग्यार्थ से होता। ए मुख्यार्थ, बी वाच्यार्थ, सी लक्षार्थ। तो आपने जवाब दे दिया कि बा से व्यंजना, बा से व्यंग्यार्थ। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 एक भरत मुनि का काल माना जाता है। ये कह रहे हैं कि 300 ईस्वी, बी 200 ईस्वी पूर्व, सी 500 ईस्वी पूर्व, डी 525। तो भरत मुनि का जो समय है 200 ईस्वी पूर्व इज राइट आंसर। ठीक है, भर दो नाट्यशास्त्र है ना, तो भरत मुनि होने का नाटक करते हैं दूसरी 200 ईस्वी पूर्व। ठीक, चलिए। अब प्रश्न संख्या 56 है कि 56 है, सुमेलित कीजिए सिद्धांत और उसके प्रवर्तक को। तो रस सिद्धांत सामने भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय वामन, वक्रोक्त कुंतक और रीत संप्रदाय आनंदवर्धन है। तो इसके हिसाब से आप मिलाएंगे ना तो बिल्कुल रस का भरत मुनि है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही बैठ गया। ध्वनि आनंद बढ़ाती है तो आनंदवर्धन हो जाएंगे। वक्रोक्ति, किसी के ऊपर कुंतल भर बोझ लाद दोगे तो वक्र हो जाएगा। अब वामन की रीति है ना, तो इसके हिसाब से मिलाएंगे तो बिल्कुल 1 का 1 हो जाएगा, इधर में रखिएगा। 2 का 4 हो जाएगा। सी का आप देख रहे हैं कि 3 हो जा रहा है और डी का 2, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है ना, 1, 4, 3, 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 सूची 1 में सूत्र है और सूची 2 में आचार है, तो सूत्र को उनके आचार्यों के साथ मिलाना है। अब विकल्प में देख रहे हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति सामने मम्मट है। तद्दोषो शब्दार्थों सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि भरत मुनि सामने है। रमणीय प्रतिपादक शब्द है काव्यम विश्वनाथ है, और वाक्यम रसात्मक काव्यम है सामने
पंडित राज जगन्नाथ हैं। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है ना। तो विभाव अनुभाव संयोग और निष्पत्ति, तो भैया विभाव अनुभाव संयोग निष्पत्ति तो भरत मुनि का है। तद 200, तद नहीं मम 200, मम नहीं तद 200, इधर में रखिएगा मम्मट का है। रमणीय प्रतिपादक शब्द है जगन्नाथ का है, पंडित जगन्नाथ। वाक्यम विश्व मैंने आपको बताया था। तो ए 2 और 1, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। विकल्प ए में आप देख रहे हैं कि रीति सामने मम्मट है, बी में मार्ग सामने बामन है, सी में संघटना सामने आचार्य कुंतक है, और डी वृत्ति सामने आनंदवर्धन है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। और आप अगर सही से मिलाएंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं रीति, रीति किसकी है, बामन की है, तो बिल्कुल मिल गया। मार्ग आचार्य कुंतक का है, ये मिल गया। संघटना की बात करते हैं तो आनंदवर्धन का, वृत्ति मम्मट का है। तो इसके हिसाब से अगर मिलाएंगे 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया है बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 59 है कि रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्यों में से संयोग का उत्पाद और उत्पादक से संबंध किसने माना है ना। उत्पाद और उत्पादक से संबंध किसने माना है, आपको जवाब देना है। ये कह रहे भट्टनायक, बी आचार्य शंकुक, सी भट्ट लोलट, डी अभिनव गुप्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प सी को लाग किया जाए, भट्ट लोलट इज राइट आंसर, है ना। उत्पाद और उत्पादक। और देखिए मित्रों, एक क्लू बना लीजिएगा ना, जब हमारे आपके समाज में बच्चे की उत्पत्ति होती है, जब वो पैदा होता है तो लोग लुल लुल करते हैं। तो बस ऐसे ध्यान में रखिएगा, उत्पाद और उत्पादक लुल लुल, लुल लुल लुल्लट, लुल्लट ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कभी नहीं गलत होगा। अब प्रश्न संख्या 60 है कि निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति रस सूत्र के किस व्याख्याता आचार्य ने माना है, यानी कि अनुमति किसने मानी है। ये कह रहे हैं कि भट्ट लोलट, बी भट्टनायक, सी अभिनव गुप्त, डी आचार्य शंकुक। तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जहाँ पे शंका होगी वहाँ पे अनुमान लिया जाएगा, जब शंका होगी तो अनुमति होती है। और आप में से ढेर सारे भाई बहनों ने बताया था ना कि अनुमति लेते हैं शंख बजाने की, तो शंख बजाने की अनुमति चाहिए तो शंख को शंकुक बना लीजिएगा। जैसे भी आपके दिमाग में बैठे इसको बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 61 है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि विरेचन सामने इलियट, यथार्थवाद अरस्तु, वस्तुनिष्ठ समीकरण जॉर्ज लुकाच, और विडंबना क्लिंथ बुक्स, क्लिंथ बुक्स के अनुसार आपको मिलाना होगा। तो कैसे आप इसको मिलाएंगे, देखिए बात करें विरेचन, तो विरेचन जो है अरस्तु का है। यथार्थवाद की बात करते हैं तो जॉर्ज लुकाच का है। वस्तुनिष्ठ समीकरण की बात करते हैं तो इलियट का है। और विडंबना की बात करते हैं तो विडंबना बिल्कुल क्या है, क्लिंथ ब्रुक्स की है। तो इसके हिसाब से आप अगर देखेंगे ना तो बिल्कुल आपका जो जवाब सही बनेगा 2 3 1 4 इज राइट आंसर, 2 3 1 4 विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 62 है कि सूची 1 में सिद्धांत है और सूची 2 में उसके प्रवर्तक है, उसको मिलाना है। ये में देख रहे हैं अनुकरण सामने मार्क्स है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अरस्तु, सहानुभूति हेगल, और द्वंद्ववाद क्रंचो। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर आपको एक कूट भी सामने दिखाई दे रहा है, इस कूट को आपको मिलाना है। बात करें अनुकरण, तो अनुकरण सब लोग अरस्तु का करते हैं, अरस्तु। द्वंद्वात्मक नंबर के लिए द्वंद्व होता है, मार्क्स के लिए, है ना। सहज तो क्रंच है और द्वंद्ववाद हेगल है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल 2 1 है ना, 2 1 और 4 3 यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 63 है कि सुमेलित कीजिए, है ना। सुमेलित क्या करना है कि सूची 1 में सिद्धांत और सूची 2 में उसके प्रवर्तक हैं, तो उसी को आपको मिलाना है। जिनमें देख रहे हैं विसंगति सामने एक्लिंस वृक्ष हैं, तनाव सामने एलन टेट है, सी में उत्तर संरचनावाद जाक दरिदा है, कल्पना कार्ल रिज है। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे कि कुछ नहीं इसमें करना था,
है ना, 1 2 3 4 इज राइट आंसर। विसंगति क्या होती है, जब वृक्ष है ना, तनाव टटका लेते हैं, टेट आ गया ना तो लोग तनाव लेने लगे, तनाव टटका, एलेंटेट ध्यान में रखिएगा। उत्तर संरचना दरिदा की है और कल्पना का से कल्पना कालरिज, कल्पना कालरिज, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार लगाकर इसे नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 64 है कि आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी। ये कह रहे हैं कि मनोहर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। 2 कह रहे हैं कि रसात्मक काव्य वाक काव्य है। सी दोष रहित तथा रचना काव्य कहलाती है। अलंकारों से युक्त रचना को काव्य कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 64 का आपको जवाब देना था, तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि अलंकारों से युक्त रचना को, है ना, काव्य माना है विश्वनाथ ने। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि रमणीय अर्थात मनोहर अर्थ का प्रतिपादन शब्द ही काव्य है, यह कथन किस आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये कह रहे कि विश्वनाथ, बी आचार्य दंडी, सी भामा, डी पंडित जगन्नाथ। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि रमणीय तो जगन्नाथ है। रमणीय कौन है, जगन्नाथ। रमणीय अर्थात मनोहर अर्थ का प्रतिपादित करने वाले पंडित राज जगन्नाथ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि भरत मुनि के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत काव्य के संबंध में ठीक है। ये कह रहे हैं रस ही काव्य की आत्मा है, ये ठीक है। बी अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है, ये सही है। सी कह रहे कि ध्वनि के बिना काव्य की सार्थकता नहीं है, ये है। और डी रसात्मक वाक्य काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। तो 66 के अनुसार आपको जवाब देना था और आपका जवाब आ गया कि विकल्प ये रस ही काव्य की आत्मा है। विकल्प ये रस ही काव्य की आत्मा है, ये बिल्कुल सही सिद्धांत है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 67 है कि ऋतु को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य कौन थे। आपका जवाब देना होगा आपको कि ऋतु को काव्य की आत्मा मानने वाले ये आचार्य विश्वनाथ है, बी केशवदास है, सी बामन है, डी बाण भट्ट है। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब भी आ गया, विकल्प सी को लाग किया जाए, बामन इज राइट आंसर है ना। ऋतु को काव्य की आत्मा कौन मान सकता है, बामन मान सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 68 है कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने साहित्य के विषय में क्या मत प्रकट किया, सही कथन पर चिन्ह लगाइए। ये कह रहे हैं कि मनोरंजन करना साहित्य का उद्देश्य है। बी साहित्य जीवन की आलोचना है। सी साहित्य मन मस्तिष्क को शांति देता है। सी मनुष्य को सत्य शिव सुंदर की ओर प्रेरित करना साहित्य का काम है। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए, मनुष्य को सत्य शिव सुंदर की ओर प्रेरित करना ही साहित्य का काम है। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 69 है कि ध्वन्यालोक के आलोचक कौन है। तो ध्वन्यालोक के आलोचक कौन है। ये कह रहे हैं कि लोचन, बी अभिनव गुप्त, सी मम्मट, डी रुद्रट। तो ध्वन्यालोक के जो आलोचक हैं विकल्प बी अभिनव गुप्त है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 70 है कि ध्वन्यालोक की टीका का क्या नाम है। ये कहने की लोचन, बी काव्य मीमांसा, सी काव्य अलंकार, डी साहित्य दर्पण। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प को लाग किया जाए। ध्वन्यालोक की जो टीका है ना लोचन शीर्षक से है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 71 है काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। ये कह रहे हैं राजशेखर, बी मम्मट, सी लुल्लट, डी शंकुक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प जो है ना ये को लाग किया जाए, काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि रससूत्र में किन 2 शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रही है। रससूत्र की जब व्याख्या करते हैं तो किन 2 शब्दों की व्याख्या अपेक्षित रहती है। ये कह रहे हैं कि विभाव और अनुभाव की, बी अनुभाव और व्यभिचारी भाव की, सी कह रहे रस और अस्थायी भाव की, डी संयोग और निष्पत्ति की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प डी को लाग किया जाए, संयोग और निष्पत्ति इज राइट आंसर है ना। इसको ध्यान में आपको रखना होगा कि जब रससूत्र की व्याख्या होती है तो 2 शब्दों की व्याख्या अपेक्षित होती है, संयोग और निष्पत्ति की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73 है कि आचार्य कुंतक ने वैदर्भी, गौंडी और पांचाली को क्या नाम दिया। ये कह रहे हैं कि अभिधा लक्षणा व्यंजना, बी कह रहे हैं उत्तम मध्यम अधम, सी कह रहे हैं सुकुमार विचित्र मध्यम मार्ग और डी है सतरजतम। तो इसके हिसाब से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका जवाब जो जाएगा विकल्प सी सुकुमार विचित्र मध्यम मार्ग इज राइट आंसर।
विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 74 है कि दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है। आपको जवाब देना होगा कि जितने भी दृष्टिकूट पद होते हैं उनमें कौन सा दोष पाया जाता है, आपको जवाब देना है ना। थोड़ा सोच समझ कर जवाब आप दीजिएगा, है ना, तो निश्चित रूप से आपका अर्थ आ जाएगा, है ना। तो इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कह रहे हैं कि अप्रतित्व, दो क्लिष्ट, सी ग्रामित, डी न्यून प्रदत्त। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए। क्लिष्टत्व दोष इज राइट आंसर, है ना। क्लिष्ट दोष मतलब बड़े कठिनाई से इसका अर्थ जाना जाता है, यानी कि जब तक आपको शास्त्रीय ज्ञान नहीं होगा तब तक इसका अर्थ नहीं दे सकते हैं, है ना। सुधा जी ने इसका प्रयोग किया है ना कि मंदिर अवध आने की और हरि आहार चल जात। तो यहाँ पे हरि आहार माने, हरि माने होता है सिंह का, आहार माने मांस, मंदिर माने होता है घर, अर्थ माने पाक। मैंने 15 दिन का समय दिए थे और 1 महीना बीत गया। और फिर लास्ट में कहते हैं कि नखत, है ना, नखत ग्रह और वेद जोड़ अर्ध करी खात। तो देखिए जो नखत हैं 27, वेद 4 हैं, ग्रह 9 हैं, सबको जोड़ करके 40 होता है, उसका अर्ध होता है 20। 20 को खाने की बात करते हैं, यानी कि 20। तो यही दृष्टिकूट है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो इसका अर्थ क्लिष्टत्व होता है, क्लिष्ट दोष होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। आप प्रश्न के 75 के लोक व्यवहार में प्रयुक्त ना होने वाले शब्दों का काव्य में प्रयोग करने पर कौन सा दोष होता है। ये कह रहे कि अप्रतित्व, बी अश्लीलत्व, सी अधिक पदत्व, डी क्लिष्टत्व। तो लोक व्यवहार में जो परिचित शब्द नहीं होता है उसका प्रयोग अगर करते हैं तो बिल्कुल अश्लीलत्व दोष होता है, यानी कि अश्लील प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 76 है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है। ये कह रहे कि न्यून पदत्व, बी अधिक पदत्व, सी आक्रमत्व, डी दुष्कर्मत्व। तो 76 का जवाब भी आ गया कि अधिक पदत्व इज राइट आंसर, है ना। जब अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसमें अधिक पदत्व दोष होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 77 है, कार्य और कारण में विसंगति, कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है। अब कार्य और कारण में संगति नहीं होगी तो कौन सा अलंकार होगा। ये कह रहे विभावना, बी निदर्शना, सी असंगत, डी विशेषोक्ति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि कार्य और कारण में जब संगति नहीं होगी तो विकल्प सी असंगत अलंकार होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 78 है कि इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ये केशव, बी जयदेव, सी भामह, डी आनंद वर्धन। तो अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है, प्रश्न संख्या 78 का जवाब आप सबको देना था और ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया, अक्सर विकल्प डी को लाग के जब आनंद वर्धन ना, ये जो अलंकारवादी नहीं बल्कि ध्वनिवादी है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 79 है कि उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। ये उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी संदेह। तो देखिए उपमेय में उपमान की संभावना जब होती है तो विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आपने देखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार संभावना के लिए उत्प्रेक्षा होता है। उपमेय में उपमान की जब तुलना की जाए, समानता की जाए और कोई वाचक शब्द हो तो उपमा होता है। उपमेय उपमान का आरोप हो जाए, अभेद रहित हो, कोई वाचक शब्द ना हो तो रूपक होता है। और संदेह में उपमेय में उपमान की जब उपमेय में उपमान का जो संदेह बना रहे, यानी कि निश्चित ना हो पाए तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो विकल्प सी इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 80 है कि उपमेय का निषेध करते हुए जहाँ पर उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। ये प्रतीप, बी व्यतिरेक, सी संदेह, डी अपहनतु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अपहनतु अलंकार होता है ना। जो है उसका निषेध हो जाता है और जो नहीं है उसका आरोप हो जाता है। जैसे बंधु न होई होई मोर काला, है ना। सुग्रीव ने बाली के विषय में प्रभु राम जी से बताया कि बंधु न होई मोर काला, यह बंधु नहीं है, यह मेरा काल है। यानी कि जो बंधु था कौन, बाली, तो बाली का निषेध कर दिया और काल का आरोप कर दिया है। तो यही अपहनुत अलंकार होता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 81 है, कह रघुपति के चरित्र उदारा, कह मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है। ये प्रतिवस्तुत्मा अलंकार, बी उदाहरण अलंकार, सी निदर्शना, डी भ्रांतिमान। तो आप सबका जवाब आ गया कि कह रघुपति के चरित्र उदारा, कह मति मोर निरत संसारा, बिल्कुल, है ना। विकल्प डी, विकल्प सी निदर्शन अलंकार।
है ना, निदर्शनालंकार। और इसका आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार के धार पे धावन को, ठीक है, निदर्शनालंकार, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 82 कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ये कह रहे कि आचार्य वामन है, बी कुंतक है, सी अभिनव गुप्त है, डी भामा है। तो रीति के कौन है? बोले सर रीति के वामन है, और इसी को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 83 है कि विशिष्ट पद रचना रीति, यह पंक्ति किस आचार्य की है? ये आचार्य कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी मम्मट, डी वामन का। तो जवाब आप सबका आ गया है प्रश्न संख्या 83 का कि डी को लॉक किया जाए, आचार्य वामन इज राइट आंसर, है ना। विशिष्ट पद रचना रीति है ना, ये वामन की है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 84 की रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया है? अभी आपने इसके पहले देखा भी था, है ना। ये आचार्य कुंतक, बी आचार्य राजशेखर, सी आचार्य वामन, डी आचार्य मम्मट। तो 84 का जवाब भी आ गया कि आचार्य कुंतक इज राइट आंसर, है ना। रीत के लिए मार्ग जो है कुंतक करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 85 रीत के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया? ए आचार्य मम्मट, बी आचार्य अभिनव गुप्त, सी आचार्य विश्वनाथ, डी आचार्य आनंदवर्धन। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब भी आ गया कि रीत के लिए वृत्ति जो है ना मम्मट करते हैं। तो मम्मट फार आचार्य मम्मट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 86 काव्य गुणों की संख्या कितनी है? ये 3, बी 10, सी 5, डी 8। तो सब लोग जान रहे हैं कि आचार्य के जो गुण होते हैं ना 3 होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और बिल्कुल माधुर्य गुण। तो प्रसाद, माधुर, ओज, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 87 है कि चित्त तुरंग ज्ञान, बल्कि यहाँ पे न्याय होना चाहिए, चित्त तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? अब ये कह रहे कि आचार्य अभिनव गुप्त ने किया, बी आचार्य शंकुक ने किया है, सी भट्टनायक ने किया, या डी भट्ट लोल्लट ने किया है। तो चित्त तुरंग न्याय, चित्त की चित्र जो बनाते हैं ना उसमें तुरंग माने घोड़े की शंका होती है, तो शंकुक अनुमान लगाते हैं। मान लो मैंने एक चित्र बनाया और मैंने कहा देखो तुरंग का चित्र है, तो आपको शंका होगा कि तुरंग का नहीं है तो कुत्ता का है कि मनुष्य का है, नर का है। तो ये क्लू बना लीजिएगा, चित्त तुरंग न्याय की शंका होती है, शंकु अनुमतिवाद, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 88 है कि शंकुक ने रस सूत्र में संयोग का अर्थ क्या माना? ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति माना, बी भुक्ति माना, सी भुक्ति माना, डी अनुमति माना है। तो शंकुक ने जो रस सूत्र का संयोग था उसमें अनुमति मांगा है, और अभी आपने देखा था ना कि अनुमति लेते हैं, शंख बजाने की अनुमति लेते हैं, शंकु अनु, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 89 कि भुक्तिवाद किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? भुक्तिवाद है, कह रहे किस आचार्य के रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है? ये कह रहे हैं कि आचार्य मम्मट, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य अभिनव गुप्त, डी भट्टनायक। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी भट्टनायक इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 90 है कि इनमें से साधारणीकरण सिद्धांत किस आचार्य का है? ये कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी भट्टनायक, डी भट्ट लोल्लट। तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी भट्टनायक इज राइट आंसर। साधारणीकरण किसका होता है? नायक का होता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 91 सुमेलित कीजिए, सूची 1 में आचार्य हैं और सूची 2 में उनके मत हैं। तो आचार्य को उनके मत के साथ आपको सुमेलित करना है, थोड़ा सा विचार करके आप इसको मिलाइएगा। ये में देख रहे हैं कि भट्ट लोल्लट सामने भुक्तिवाद, आचार्य शंकुक अव्यक्तिवाद, भट्टनायक आरोपवाद और आचार्य अभिनव गुप्त अनुमितिवाद। तो इसके हिसाब से देखेंगे भट्ट लोल्लट का क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल अब आपको जवाब देना है भट्ट लोल्लट का, है ना। एक तो उत्पत्ति होता है और उसी उत्पत्ति का नाम होता है आरोपवाद, है ना, इधर में रखिएगा। शंकुक की अनुमतिवाद होता है, नायक भुक्तिवाद होता है, भुक्ति करता है, अभिनव गुप्त का अव्यक्तिवाद होता है ना। तो आपने यहाँ पर देखा कि 3 4 1 2 3 4 3 4 1, हाँ 3 4, ये देखिए 3 है,
4 है, 1 है, फिर 2 है, 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 मतलब विकल्प ये आपका सही है। अब इसको दिमाग पे कैसे बैठाना है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से तो प्रश्न बिल्कुल समझ लीजिए, आज ही नोट कर लीजिए कि एक प्रश्न किसी न किसी रूप में परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए भट्ट लोलट की बात करते हैं ना, तो जब उत्पत्ति होती है हमारे आपके समाज में बच्चे की, तो वहाँ पे क्या होता है, लुल लुल लोग करते हैं। तो लुल लुलट का उत्पत्ति या आरोपवाद, है ना। शंका होती है तो लोग अनुमान करते हैं, और आपने बताया था कि शंख बजाने की अनुमति लेते हैं। नायक जो होगा वो भुक्ति करेगा, भोग करेगा। अभिनव व्यक्ति होंगे। बस ऐसे क्लू बनाना है, उसको बिल्कुल एकदम रट डालिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 92 के आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है। ए आलम्बन के साथ आलम्बनत्व धर्म का, बी कप की अनुभूति का, सी सहृदय सामाजिक के चित्त का, डी ये सभी का। तो 92 का जवाब आपको देना था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आलम्बनत्व धर्म का जो साधारणीकरण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। शुक्ल जी के अनुसार जो है, जो आलम्बनत्व धर्म होता है उसका साधारणीकरण होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 93 कि साधारणीकरण का संबंध किस व्यापार से है। ये कहने की अभिधा, बी भावकत्व, सी भोजकत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए, भावकत्व इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 94 है कि रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है। ये कह रहे हैं कि आचार्य शंकुक, बी भट्टनायक, सी अभिनवगुप्त, डी विश्वनाथ। तो 94 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लाग किया जाए। रस सूत्र में संयोग के साथ भोज और भोजक कौन होता है, नायक होता है। ये जो नायक होगा ना वही भोज और भोजक होता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 95 कि भट्टनायक ने रस का स्थान कहाँ माना, कि रस का स्थान कहाँ माना। ये कह रहे हैं कि रंगमंच, बी काव्य निबंध पात्र, सी साहृदय या सामाजिक चित्त, और डी है मूल पात्र। तो 95 का जवाब आ गया कि साहृदय सामाजिक का चित्त, है ना। साहृदय सामाजिक का चित्र जो होता है उसमें रस का स्थान नायक ने माना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 96 कि भट्टनायक ने भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या माना, क्या है। भट्टनायक ने के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है। एक न्याय दर्शन, बी शाक्य दर्शन, सी शैव, डी वेदांत। तो आप सबका जवाब आ गया कि सांख्य दर्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 97 कि रस सूत्र के प्रथम व्याख्याताचार्य ये भरत मुनि, बी भट्ट लोलट, सी भट्टनायक, डी अभिनव गुप्त। तो देखिए जो भरत मुनि की बात हम लोग करते हैं, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता, तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता तो भरत मुनि है, ध्यान में रख लीजिएगा। और भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता जो होंगे वो आचार्य भट्ट लोलट होंगे, तो ये ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 98 उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य के मत को कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि भट्टनायक, बी भट्ट लोलट, सी आचार्य शंकुक, डी आचार्य अभिनव गुप्त। तो उत्पत्ति के समय, आरोप के समय क्या करते हैं, लुल करते हैं, तो लोलट का है ना। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का है, भट्ट लोलट का है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 99 है कि लोलट के मत से विभावाद एवं स्थायी भाव के संयोग का क्या अर्थ है ना, जब उत्पत्ति होती है। एक कह रहे कि अनुमाप एवं अनुमापक का संबंध, उत्पत्ति उत्पादक का संबंध, भोज एवं भोजक का संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुमाप और अनुमापक के शंकुक का है, उत्पत्ति उत्पादक बिल्कुल ललट का है, और भोज और भोजक की बात करते हैं नायक का है। तो बिल्कुल 99 का जो विकल्प बी है, विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने जवाब दिया है उत्पाद और उत्पादक इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 100 है कि आचार्य शंकुक के मत को किस मत से जाना जाता है। ए आरोपवाद, बी उत्पत्तिवाद, सी अनुमतिवाद, डी भुक्तिवाद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प है सी को लाग किया जाए, अनुमतिवाद, है ना। अभी आपने देखा था ना कि शंकु अनु और शंख बजाने की अनुमति लेते हैं, तो अनुमति फॉर अनुमतिवाद को ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास ऐसे चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।